बोल देने दीजिए पहले क्या क्या मामला है सारा वो जान लीजिए, उसके बाद आपको जो सवाल पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, एक बात बताइए, आज पटना से चल के आप यहाँ आए हैं पूरे ग्रुप के साथ, आपके साथ कुछ जूनियर एडवोकेट्स भी हैं और पूरे मामला को आपने देखा परखा और उनसे बात भी की, इनके परिजनों से क्या कुछ सामने निकल के आया? देखिए, पूरे प्रकरण में आप लोगों को मीडिया कर्मी से अनुरोध है, एक दो बात समझनी चाहिए कि ये मामला किसी के इज्जत के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। ये घटना बहुत है और लॉ ये कहता है कि पीड़िता का चेहरा वगैरह वो मीडिया में नहीं दिखाना चाहिए। तो इस चीज़ का भी नाम का, असली नाम का जिक्र नहीं होना चाहिए और इनका भी कुछ अधिकार है पीड़िता का, उसका भी सभी लोगों को समझना चाहिए। तो ये एक बात है। रही बात, दूसरी बात मेरे यहाँ आने के पीछे, तो ये जो इनकी जो गरीबी और लाचारी का जिक्र आ रहा था, तो क्या हिंदुस्तान में गरीबी इतना बड़ा मामला बनते जा रहा है कि आदमी की बच्ची कहाँ जा रही है इसका, और उसके साथ कोई आदमी यदि गलत हरकत करता है तो वो मजबूर, इस गरीबी इस कदर उसको मजबूर कर रही है कि इतने बड़े जुर्म को भी वो सहती रहे। तो ये बड़ा आत्मा को झकझोरने वाली घटना थी। तो एक संवेदनशीलता दिखाने के मुझे लगा इस पूरे प्रकरण में। जो इनके आज सुबह में जो पीड़िता की माँ है, उन्होंने कहा कि सर हमको सहायता की ज़रूरत है यहाँ से हमको, और चूँकि ये लोग अशिक्षित भी हैं और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो संसाधन भी नहीं है कि मैं आप जैसे बड़े वकील को हायर करूं। इनका जो बयान था, मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आदमी को यदि न्याय प्राप्त करने में पैसा यदि कोई मायने रखता है तो आपके इस केस में पैसा कोई मायने नहीं होगा। हम लोग स्वयं आएंगे, आपकी जो भी सहायता हो सकती है इस विकट परिस्थिति में हम लोग करेंगे। और उसी दौरान हम आए, पीड़िता से भी हमारी बात हुई और पीड़िता के जो परिजन हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनके माताजी से। बातचीत के दौरान बहुत चीज़, देखिए ये लोग में कन्फ्यूजन की स्थिति है। ये बच्ची अभी बहुत नादान है, इसकी उम्र बहुत कम है। इससे जो आप एक बहुत मैच्योर बयान का एक्सपेक्टेशन करते हैं वो कदापि उचित नहीं है। 11-12 साल के बच्चा से आप क्या उम्मीद करते हैं कि बहुत नपा साधा और बयान देगा? ये तो डरी और हदसी हुई है, नर्वस है। इसीलिए माइक और मीडिया का बाइट लेकर इस बच्चे को एक तरह से ये भी समझिए प्रताड़ना टाइप का ही। हाँ, इनके गार्जियन का बाइट होना चाहिए। अब गार्जियन में भी आप एक समझिए कि इनके पिताजी जो हैं मजदूर क्लास के आदमी हैं, उनके बात में वो इंटेलेक्चुअलिटी वाली बात नहीं, जो रियल घटना है उसमें आएगा। अब आइए केस के संदर्भ में मैं बात बता दूं। इस केस में अभी तक मैंने पूछा कि क्या एफआईआर के बाद आपको एफआईआर की कॉपी मिली, क्योंकि 154 धारा जो है सीआरपीसी का, उसके तहत एफआईआर हो जाने के बाद तुरंत एक जो है सो एफआईआर की कॉपी मिलनी चाहिए। जिस आधार पर लोग आकलन करता है, मेडिकल होना चाहिए। बच्ची का 164 का बयान पॉक्सो में मैंडेटरी है कि 164 का बयान होना चाहिए। तो वो तमाम तरह के चीज़ों से हम लोगों ने जो है सो वो बात हम लोग किए हैं कि इसमें बच्ची का जो है सो 164 का बयान हुआ कि नहीं हुआ, क्या है मामला, 161 के बयान हुआ कि नहीं हुआ। ये सब कानूनी प्रक्रिया है और इन लोगों को थोड़ा डर भी है, और डर है तो माइक के सामने कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस केस से जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं, एक वकील के तौर पर सारा चीज़ मैं माइक पर आपको बता दूं, वो भी उचित नहीं है। इतना ही समझिए कि मेरा भी उद्देश्य यह है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ इसकी ज़िंदगी है तो दूसरी तरफ बहुत निर्दोष लोग भी होते हैं। तो जो एक्चुअल घटना है उसी पर जो हम लोग सहायता कर सकते हैं। एक बात तो तय है इस पूरे प्रकरण को देखकर, आत्मा को झकझोरने वाली कि गरीबी आदमी को क्या क्या हालात देखने पर मजबूर करता है, और गरीबी एक अभिशाप बनती जा रही है। इस परिवार के अलावा इस चीज़ को बहुत लोग महसूस करने लगे हैं कि गरीबी एक अभिशाप है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि हर चीज़ में पुलिस का भी हम बहुत ज़्यादा ये नहीं करते हैं। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो भी मामला संज्ञान में आया, और आप लोगों के ही बदौलत, चूँकि मीडिया कर्मी ने बात को उठाया और उस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार करके अभियुक्त को जेल में भेज दिया, तो पुलिस की जो भी फंक्शन है अभी प्रथम दृष्टया वो कंप्लीट होते हुए दिख रही है। अब इस केस में जो कुछ भी निर्भर होता है पीड़िता का बयान के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होती है। अब पीड़िता के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, हालांकि बच्चा है, लेकिन ये हकीकत तो यही बताएगी, उस बयान के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। और आज इन लोगों का आग्रह पर इस केस को मैं खुद अपने स्तर से देख रहा हूँ। इन लोगों ने कहा कि आप हमारे केस को देखिए, तो उसी सिलसिले में, चूँकि उसमें ये मामला हाई कोर्ट का नहीं है, अभी यहाँ लोअर कोर्ट में चलेगा, अभी उस स्तर ट्रायल की बात नहीं है। इस दौरान जो भी एक प्रथम दृष्टया मुलाकात में बहुत तथ्य को समझना होता है कि इसको लड़ने के लिए, तो तथ्यात्मक बात हुई। अभी फिलहाल यही हमारा बात। तो आप बनेंगे सर इनके वकील?
देखिए वकील जब सुबह में ही इन लोगों ने हमसे सहायता मांगी, उसी टाइम में मैंने कहा कि मैं आपका मदद करूंगा, और अभी इनके पूरे केस को मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे जो लोअर कोर्ट का जो मामला है, लोअर कोर्ट में जो एडवोकेट होंगे है लोअर कोर्ट में जो एडवोकेट होंगे तो वो आपके तरफ से होंगे या इन लोगों को करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए विधिवत आप बात समझिए, यहाँ तो रखना होगा ना। नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दें कि कानूनी प्रावधान जो है कि यदि जब कभी भी माने ये इस तरह का जुर्म होता है क्रिमिनल एक्ट में, तो एक पीड़िता को सरकारी वकील मिलता है जिसको एपीपी भी कहते हैं, पीपी भी कहते हैं। तो कानून, लेकिन इसके अलावा सरकारी कामों पर बहुत लोगों को आज के डेट में बहुत ज़्यादा बात विश्वास नहीं करता अपने हिसाब से, क्योंकि उनके पास 1000 केस होता है, स्पेशली नहीं देखते हैं। तो इन्फॉर्मेंट के तरफ से भी वकील को रखा जाता है अलग से सहायता के लिए। तो विधिवत तो देखा जाए तो पीपी का मामला बनता है, लेकिन इन्होंने मुझे अलग से सहायता की उम्मीद हमसे जताई, और ये लोग आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, इनके पास आर्थिक संकट है। तो ऐसे परिस्थिति में हमने इनको कहा, और मैं इनके वकालतनामा को स्वीकार करता हूं, और इन्फॉर्मेंट की तरफ से जहां तक होगा मैं इनके केस में इनको न्याय दिलाने में जहां तक हमारी भूमिका होगी निभाएंगे। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो बच्ची का जो इस पूरे प्रकरण में, जब माइनर लड़की हो तो मर्जी ना मर्जी का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। जो भी प्रकरण इसमें हुआ है, तो इससे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि बच्चा कहेगी कि हम अपने मर्जी से चले गए, ये चले गए, उसे कोई नहीं। सिंपल है कि उनको अवेयर होना चाहिए था, वो मेजर थे, उनकी उम्र 30-32 से ऊपर की बताई जा रही है ऑथेंटिक तौर पर। तो ऐसे परिस्थिति में, और ये बच्ची 11 साल की है, तो ऐसे परिस्थिति में उनकी दायित्व बनती थी कि हम किसी को दुर्भावना नज़र से कैसे देखें जो हमारी बेटी की उम्र की है, रिश्ता में भी भतीजी लगती है जैसा कि इनके परिजन के द्वारा बताया गया, तो फिर उसको आप अर्धांगिनी के तौर पर कैसे स्वीकार किए? आपकी नैतिकता का इतना पतन हो गया, और इस तरीके का चीज़ों को यदि समाज में बहिष्कार नहीं होगा, उसका प्रतिकार नहीं होगा, तो हर घर में बच्चे हैं, हर घर में माँ है, हर घर में बहन है, उनके इज्जत का रक्षा कौन करेगा? इसलिए बहुत संवेदनशील साहब पता चला है कि वो जो आदमी था जो महेंद्र पांडे, वो इनका रिश्तेदार भी है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ में बताया गया उनकी पत्नी है और उनकी भी 2 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो अन्याय उस 2 बच्चों के साथ भी हुआ है, उनकी पत्नी के साथ भी हुआ है। इसमें उसमें एक बच्चा विकलांग भी है, दिव्यांग भी है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समाज के कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कुछ इनके पिताजी जैसे लोग होते हैं, जो मजबूरी में वहाँ से पैसा लेना, कर्ज लेना, और उसके आड़ में इस तरह का घटना को अंजाम देना, ये घटना ही है और बेहद ही निंदनीय घटना है। इसका कितना भी निंदा किया कम है। तो इस तरह कंडीशन अगर उत्पन्न होती है समाज में, तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या केवल अरेस्ट करके जेल भेजना ही उतना ही ज़रूरी है कि उसके आगे भी होना भी चाहिए इसके लिए? देखिए, बहुत अच्छा और जेन्युइन प्रश्न है। जब कभी भी अन्याय हुआ है समाज में, तो अन्याय को बहुत लोग सहते हैं और कुछ लोग सहायता के लिए आते हैं। बिल्कुल। तो ये जो इसके साथ इनजस्टिस हुआ है, इनको न्याय दिलाने के लिए आप जितने मीडिया कर्मी आए, अनिकेत जी जैसे नौजवान आगे आते हैं, तो अन्याय को हम लोग होने नहीं देंगे, और हम लोग पूरी तरीके से इस बच्ची के साथ हैं। और जहाँ तक यथासंभव न्यायोचित जितना भी कार्य होगा, हम लोग वो कार्य को करेंगे। और हमारा, मैंने बार बार कहा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो निष्पक्षता से बात को रखता हूँ। कुछ इनके पिताजी का जो बात और बयान में बदलाव आ रहा है, वो भी कुछ अलग तरह का संकेत दे रहा था। तो मैंने अपने स्तर से तथ्यों को समझने की कोशिश किया कि आखिर क्या मामला है। तो इतना ही चीज़ समझिए कि ये लोग मैच्योर नहीं, अपने बात को उतनी परिपक्वता नहीं है बातों में कि वो क्या बोले। घटना हुई है, लेकिन हर आदमी कोई साहित्यकार नहीं है कि अपने आइडिया को एक लिखावट में उस चीज़ को पेश कर सके। आ रहे हैं उनके बयान में भी डिफरेंस, वो विद्वता की बात होती है ना। तो इसीलिए इनके भाव को समझना होगा। इनको आंसू को देख के ये लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है, इनको प्रताड़ित किया गया है, उस भाव के आधार पर बहुत कुछ को हम लोग को करना होगा। सर, आप कानूनी सहायता के साथ साथ कानूनी सहायता तो कर ही रहे हैं, आप आर्थिक सहायता भी किए हैं? देखिए सर, आप आर्थिक सहायता, देखिए आर्थिक सहायता के लिए मैं बता रहा हूँ। सर ने, आपने सुना होगा कि सर ने कहा है कि जो भी हाई कोर्ट का जो मामला होगा, सर पूरी मदद करेंगे इस परिवार का। लेकिन यहाँ जो है इस परिवार का, अब एक मिनट देखिए, आर्थिक सहायता के बारे में पीड़िता की माँ को बुलाइए। अभी देखिए, किसी भी व्यक्ति का, चूँकि मैं ये नहीं चाहता था कि मीडिया के सामने ये बात है, यदि मैं इनको पैसा दे के फ़ोटो खिंचाऊँ तो इनके गरीबी का मजाक हो, और मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ।
बंद कमरे में जो मुझे हुआ, इनसे आर्थिक मदद आप लोग पूछ सकते हैं क्या, लेकिन मुझे कैमरा में ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो खिंचाने के लिए मैं नहीं आया हूँ और मेरा अलग व्यू है। तो आप लोगों को मैं जितना सक्षम हूँ, अभी कोर्ट जाना होगा इनको, तो सभी लोग तो आएंगे, लेकिन इनकी आर्थिक सहायता कौन करेगा? कोर्ट तक नहीं पहुँचेगी तो इस बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा? तो इसके लिए जो भी मुझे लगा, मैंने इनको आश्वासन दिया और कुछ किया। बाकी यही बताएंगे आपको कि इनको क्या मिला नहीं मिला, बताएंगे। इनसे भी पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए। इनके पिताजी जो हैं, लड़की के जो पिताजी हैं, वो उस प्रकार से नहीं है, खाते कमाते हैं, जैसे तैसे उनका घर चलता है। लेकिन माँ एक ऐसी थी जो थाने में दौड़ लगा रही थी, थाने का चक्कर लगा रही थी 3 महीना से, और पीड़ित थी। तो एक दिन हमारी मुलाकात इनसे हुई और इन्होंने बात अपनी रखा हमारे सामने। फिर एक दिन हम इनके घर पे आ करके इनका पूरा बायोडेटा लिया, अगल बगल से पूछा, सब तब लगा कि जो महेंद्र पांडे जी हैं इसको बेटी बना करके ले गए, क्योंकि कुछ रिश्तेदारी लगती है, तो रिश्तेदारी में आना जाना सबका लगा रहता है। तो बेटी बना करके लेके गए और इस प्रकार से उनको पत्नी बना लिया, घर के बंद कमरे में मांग में सिंदूर भर दिया। और जब हमने देखा तो बाकायदा एक औरत की तरह रह रही थी। इसके लिए क्या कहेंगे? यही अपराध है, यहीं से अपराध शुरू हुआ है और यही बात के लिए आजीवन कारावास से 20 वर्षों तक का सज़ा का प्रावधान है। और देखिए, यदि वो गलत किया, समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, आखिर थाना क्यों बना, जेल क्यों बना? समाज का जब वो निर्माण हुआ तो उसमें अच्छे लोग भी आए और बुरे लोग भी आए, और बुरे लोगों को बोला कि समाज को तुम यदि टोकरी में ये काम है और वो सड़ जाए तो उसको अलग करते हैं। तो समाज में जो सड़े लोग होते हैं उसके लिए यहाँ जगह नहीं होता, उसके लिए जेल में जगह होता है, और इसीलिए जेल का रास्ता कैसे होगा उसके लिए। और थाना भी पहल किया, हालांकि शुरुआती दौर में ये बात बताई जा रही है कि थाना ने इग्नोर किया। तो अब उस पर मुझे इसलिए कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है कि मैंने उस चीज़ को जाना नहीं, तुरंत एक्शन लिया है। लेकिन आप लोगों के सहयोग से आज के वर्तमान परिस्थिति में वो व्यक्ति जेल में है तो वो पर्याप्त है। अच्छा, माँ के पास ले चलिए, माँ के पास। क्या सर ने आपको मदद किया आर्थिक तौर पे? कितना मदद की है? चलिए, मदद मिला है, सर दिए मदद किए हैं और कोई नहीं। अच्छा, लग रहा है कि न्याय मिलेगा आपको? हाँ, मिलेगा, न्याय मिलेगा। हाँ, सर पर विश्वास है? हाँ, इसी पर विश्वास है और कोई पर विश्वास नहीं है। चलिए देखिए, आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। सर ने जो सहयोग किया है, हम भी आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि लोअर कोर्ट में इनको केस लड़ने के लिए जो भी आर्थिक मदद की ज़रूरत होगी, सर तो हाई कोर्ट के लिए हमको चिंता नहीं है, सर तो हाई कोर्ट के लिए अवेलेबल है, काफ़ी हैं। इनका जो व्यक्तित्व रहा है, किसी भी मामले में जो बढ़ चढ़ कर वहाँ पहुँचते हैं और इस चीज़ को अपनापन समझ के जो उसको कैच करते हैं और उनको न्याय दिलवाने का जो एक दो नहीं, हम कम से कम लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मामला सर का देख लिए हैं कि वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे उनको न्याय दिलवाने का काम करते हैं, न्याय दिलवाते भी हैं। आए दिन हम लोग फील्ड में घूमते हैं और कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को लेकर के, भ्रूण हत्या को लेकर के और बाल विवाह को लेकर ऐसे कुरीतियों बहुत दीदी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस सवाल का जवाब अच्छा से जरूर सुन लें। अगर दहेज प्रथा रुकना है तो हर बेटी के बाप को यह सोचना होगा कि हमारी बेटी के लिए काबिल लड़का कौन है। केवल अगर डॉक्टर खोजिएगा, इंजीनियर खोजिएगा और पढ़े लिखे बड़का बिजनेसमैन ही खोजिएगा तो वहाँ दहेज का डिमांड होगा। और जब आप ही ज़मीन बेच करके पैसा देने के लिए तैयार रहिएगा तो आपसे दहेज कोई मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो वहाँ इस समाज को भी मानसिकता बदलनी होगी कि नहीं होगी? समाज जब काबिल लोगों को देखने लगेगा तो दहेज रूपी दानव अपने आप समाज से खत्म होने लगेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ तो कहिए। तो दहेज रूपी दानव अगर खत्म करना है तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को चेंज करना होगा। आपको आपकी बेटी के लिए सही योग्य कौन है ये गार्जियन को देखना होगा। ये नहीं देखे कि फलाना डॉक्टर है, इंजीनियर है तो 50 लाख रुपया गाड़ी तो मांगेगा, तो दीजिए ज़मीन बेच कर 50 लाख रुपया, दीजिए जमीन बेच के गाड़ी उनको